अच्छा, एक आप केस लॉ लिखें, मैं कल लिखवाना भूल गया। एक सेक्शन 15 जब हम कोहर्शन डिस्कस कर रहे थे तो उसके अंदर एक केस लॉ है, मैं केस लॉ का नाम लिख देता हूँ। केस आपको दिख रहा है? चिकम यस अमी सर। राजू वर्सेस चिकम शेशामा। एक्चुअली कोहर्शन का कल हम जब डिस्कस कर रहे थे तो कोहर्शन के अंदर देखिए क्या होता है कि हमने सिंपल पढ़ा था कि जब एक आदमी दूसरे आदमी को, कोई भी आईपीसी के अंदर कोई ऑफेंस आता है, वो या तो उसके अगेंस्ट में कमिट करता है या उसको थ्रेट देता है कि मैं ये ऑफेंस आपके अगेंस्ट में कमिट कर सकता हूँ। और अगर आप उस ऑफेंस के कमिट होने से बचना चाहते हैं, थ्रेट से बचना चाहते हैं, तो आप इस कागज पे साइन करते हैं। चिकम अमीराजू वर्सेस चिकम शामा में ये चीज अपोजिट हुई कि व्यक्ति खुद, पर्सन जो था, मतलब एक्यूज जो खुद था, वो खुद बोलता है कि मैं अपने आप को मार लूंगा अगर आप इस कागज के ऊपर साइन नहीं करते हो। तो कोहर्शन इस केस से ये बात निकल के आई कि जरूरी नहीं है कि कोहर्शन हमेशा सामने वाले पर्सन को ही दिया जाए। कोहर मतलब थ्रेट, जो ऑफेंस कमिट करने का डर है, वो जरूरी नहीं कि सामने वाले को दिया जाए। पर्सन अपने आप को भी वो थ्रेट दे सकता है, और जिससे सामने वाले पर्सन के मन में फियर जागृत हो कि आप इस कागज पे साइन करो वरना मैं अपने आप को चोट पहुंचा लूंगा। एक्चुअली इस केस के अंदर यही हुआ था कि एक व्यक्ति ने अपने वाइफ और अपनी बेटी को धमकी दी कि आप सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे छोटे भाई के नाम कर दो वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा या अपने आप को कोई भी हानि पहुंचा दूंगा। तो इस केस के थ्रू आप ये ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि जो भी ऑफेंस कमिट हो रहा है वो उसी व्यक्ति के ऊपर हो रहा हो जिसको साइन करना है। साम एक्यूज खुद भी अपने आप को थ्रेट, अपने आप को हानि पहुंचाने की थ्रेटनिंग आपको दे सकता है, जिससे, क्योंकि कोहर्शन के अंदर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कंपेल किया जा रहा है डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए। अब उसमें या तो आपको आपके अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट करने के लिए आपको थ्रेट दिया जा रहा है, या व्यक्ति खुद कमिट करने का कह रहा है और उसका आपको एक तरीके से डर दे रहा है कि या तो आप साइन करो वरना मैं अपने आप को हानि पहुंचा लूंगा। तो ये केस आप ध्यान रखना, अराउंड शायद 1913 या 1918 के आसपास का एक केस है। केस सर क्लियर हो गया? 1912 है। हाँ, मुझे वही ध्यान था, 1912 1913 के आसपास का। तो 1912 का ये केस है, इसको आप लिख लीजिएगा और इम्पोर्टेंट केस है। ठीक है, कोई डाउट है? केस समझ में आ गया? और कोहर्शन में कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अगर कोहर्शन ना क्लियर हुआ हो तो। सारा सर कोहर्शन एक बार समझ में? कोर्शन का थोड़ा ब्रीफ दे दो। देखिए, कोहर्शन के अंदर सिंपल क्या है, आप ध्यान रखिएगा कि कोहर्शन के अंदर जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस बात का डर, इस बात का, सामने वाले व्यक्ति को कंपेल करता है कि आप इस कागज के ऊपर साइन करिए। अब देखिए, हमने जो ये जो क्वेश्चन है कंसेंट के अंदर आता है। कंसेंट में हमने ये समझा था, सेक्शन 13 को अगर हम देखते हैं तो सेक्शन 13 में हमने कंसेंट में ये देखा था कि जब दो व्यक्ति एग्री होते हैं, दो व्यक्ति एग्री होते हैं सेम थिंग के ऊपर और सेम सेंस में। अब कोहर्शन के अंदर मैं आपके ऊपर एग्री तो हो रहा हूँ, आपके साथ एक चीज में डॉक्यूमेंट पे एंटर होने के लिए मैं एग्री तो हो रहा हूँ, लेकिन मैं सेम सेंस में नहीं हो रहा, क्योंकि आप तो फ्री विल से एंटर हो रहे हैं, आप तो फ्री विल से हो रहे हैं, लेकिन आप मुझे कंपेल कर रहे हो उसके अंदर एंटर होने के लिए। तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी। ठीक है। अब उसके अंदर सबसे पहले जो कोहर्शन है, कोहर्शन सिंपल ये कहता है कि जब ए व्यक्ति बी व्यक्ति को कोई भी ऑफेंस जो कि आईपीसी के अंदर, कोई भी एक्ट जो कि आईपीसी के अंदर ऑफेंस है, उसका कमिट करने का उसको डर देता है कि या तो तुम इस कागज पे साइन कर दो वरना मैं तुम्हारे साथ आईपीसी में जो भी ऑफेंसेस गिवन है, चाहे वो एक तरीके से कोई भी मारपीट का हो, कुछ भी हो, कोई भी डर उसको देना, डर देना कि आप इस कागज पे साइन करो वरना मैं आपको ये हानि पहुंचाऊंगा, इंजरी पहुंचाऊंगा मैं। तो व्यक्ति क्या करता है, वो अपनी फ्री कंसेंट तो उस केस में नहीं दे रहा,
वो अपनी फ्री कंसेंट तो नहीं दे रहा, लेकिन आप उसको कंपेल कर रहे हो कंसेंट देने के लिए। अब ये जो सामने वाली व्यक्ति को आपने डर दिया और उस डर के कारण उसने उस कागज पे साइन किया, तो यहाँ जो आपने कंसेंट ऑब्टेन करी है, ऑब्टेन करी है थ्रू कोहर्शन, और इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फ्री कंसेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करता है। सेकेंडली, लेकिन ध्यान रखना कोहर्शन में केवल और केवल आईपीसी वाले ऑफेंसेस आते हैं और कोई ऑफेंस नहीं आता। और आईपीसी के ऑफेंस के अलावा हमने अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी कर ली, 4 आदमियों ने जाके किसी के फील्ड के ऊपर, फार्म के ऊपर कब्जा कर लिया और ये बोल दिया कि या तो आप साइन करो वरना ये कब्जा हम छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर भी उस व्यक्ति को डर था कि मेरी प्रॉपर्टी पे लोग कब्जा ना कर ले, इसने फटाफट उस पर सिग्नेचर कर दिया। तो यहाँ पर भी जो उसने कंसेंट दी वो फ्री नहीं थी, उसको कंपेल किया गया था कंसेंट देने के लिए। और इसके एक्सप्लेनेशन क्लॉज में ये बात क्लियर कट बताई गई कि जरूरी नहीं है कि जब कोहर्शन कमिट किया जा रहा है तो वो ऐसी जगह पे कमिट किया जाए जहां पर आईपीसी अप्लाई हो। अगर कहीं आईपीसी अप्लाई नहीं होता और वहां पे कोहर्शन कमिट किया गया तो भी वो कोहर्शन की डेफिनेशन के अंदर आएगा। अब क्लियर हो गया आप सबको? यस सर। कोई डाउट है? रेणुका, विशाखा, शिवम? नो सर। नो डाउट सर। रेणुका? नो डाउट सर। चलो, तो आज हम 15 कल कंप्लीट कर लिया था, आज हम सेक्शन 16 को पढ़ते हैं। देखिए सेक्शन 16 क्या कहता है। सेक्शन 16 कहता है, पहले हम शब्दों के ऊपर डायरेक्ट चलते हैं। सबसे पहला वर्ड है अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब सबसे पहला तो ऐसी इन्फ्लुएंस जो कि सही नहीं है। ड्यू मतलब होता है आम भाषा में सही, और इन्फ्लुएंस होता है सामने वाले की मेंटल कैपेसिटी को अफेक्ट करना। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है सामने वाले की मेंटल कैपेसिटी को अफेक्ट करना, कहलाता है इन्फ्लुएंस। तो आप सामने वाले की मेंटल कैपेसिटी को गलत तरीके से अफेक्ट कर रहे हो, सामने वाले की मेंटल कैपेसिटी को आप गलत तरीके से अफेक्ट कर रहे हो, तो वो कहलाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये भी फ्री कंसेंट का ही एक पार्ट है। मतलब फ्री कंसेंट जब नहीं होती है, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू आपने कंसेंट ली है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस है क्या, हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ड कहाँ दिख रहा है आपको, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जो अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा कंसेंट लेकर किया गया है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है या वो एग्रीमेंट है? तो आप क्या कहेंगे, सर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइडेबल होता है, वैलिड होता है, वो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, और इवन अगर हम यहाँ पर इन्होंने एग्रीमेंट की उसमें लिखा है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर इन्होंने वर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है नहीं होता है, ये हम आगे चल के सेक्शन 19A के अंदर देखेंगे, लेकिन वो हम 19A में देखेंगे, अभी नहीं देखते। पहले हम अनड्यू इन्फ्लुएंस को समझते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस where the relation subsisting between the parties। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, for undue influence there is necessary that both parties have some relation। undue influence के लिए रिलेशन होना सबसे पहले जरूरी है। अब वो रिलेशन कैसा होगा वो हम आगे देखते हैं, लेकिन रिलेशन होना सबसे पहले जरूरी है। are such that one of the party is in position to dominate the will of other। सबसे पहला, अब सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि वो रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाली पार्टी की विल को, उसकी सोच को मैं अफेक्ट कर सकूं। डोमिनेट द विल, विल का मतलब होता है कि जब सामने वाले की सोच को मैं अफेक्ट कर सकूं। ठीक है, सबसे पहला रिलेशन। दूसरा, ऐसा रिलेशन जो कि सामने वाले की विल को मैं डोमिनेट कर सकूं, उसकी सोच को अफेक्ट कर सकूं। और एंड यूजेस दैट पोजीशन, पोजीशन मतलब वो रिलेशन वाली पोजीशन, टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। मतलब सबसे पहले तो मेरा सामने वाली पार्टी के साथ एक ऐसा रिलेशन हो, और उस रिलेशन के थ्रू मैं सामने वाले पर्सन की विल को डोमिनेट कर सकूं, और उस विल को डोमिनेट करने के बाद मैं अपनी पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज उठा सकूं, वो कहलाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो जो मैं रिलेशन को यूज कर रहा हूं, मैं इस इंटेंशन से कर रहा हूं कि उसका मुझे अनफेयर एडवांटेज उठाना है दूसरे के अगेंस्ट। सिंपल होता है, फादर ने आज अपने सन को बोला, फादर ने अपने सन को बोला कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दो। सन ने बोला कि पापा मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है। तो फादर ने बोला कि अपने फादर को नहीं दोगे तुम? तो सन ने कहा ठीक है पापा मैं आपको दे देता हूँ। अब कायदे से सन वो पैसा देने को बिल्कुल भी रेडी नहीं था, लेकिन
क्यों? क्योंकि फादर और सन एक ऐसे रिलेशन के अंदर है जहां फादर सन को डोमिनेट कर सकता है, उसकी विल को डोमिनेट कर सकता है। विल क्या थी कि मैं 10 लाख रुपए नहीं दूंगा, मैं 10 लाख रुपए नहीं दूंगा, ये उसकी विल थी। लेकिन क्या किया हमने, सामने वाले व्यक्ति को डोमिनेट किया और हमने फिर उस रिलेशन में 10 लाख रुपए तो लिए जो कि वो नहीं देना चाहता था। तो मैंने मतलब फादर ने अपने फादर होने की पोजीशन को की अनफेयर एडवांटेज ली और सन की जो विल थी उसको डोमिनेट करने का कोशिश किया। ये पहला पैराग्राफ क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि अंडर इन्फ्लुएंस होता क्या है, अब हम रिलेशन क्या होते हैं अब उनको हम देखते हैं। In particular and without prejudice to the generality of the foregoing principle, a person is deemed to be in a position to dominate the will of another. अब कब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की विल को डोमिनेट कर सकता है, अब हम उस कंसेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले, where he holds a real or apparent authority over the other or where he stands in a fiduciary relationship to the other. देखिए, रियल रिलेशनशिप होती है जहां पर वो रिलेशनशिप साफ समझ में आ रही है, जैसे फादर और सन की रिलेशनशिप या आपके बड़ा भाई और छोटे भाई की रिलेशनशिप, ये साफ हमें समझ में आ रही है, ये रियल अथॉरिटी में आता है। अपरेंट अथॉरिटी का मतलब होता है ऑस्टेंसिबल रिलेशनशिप, मतलब ऐसी रिलेशनशिप जो कि दिखने में है। जैसे बेस्ट एग्जांपल इसका है प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट का जो रिलेशनशिप होता है उसको आप एज अ अपरेंट अथॉरिटी में इंक्लूड कर सकते हो, इसको आप ऑस्टेंसिबल रिलेशनशिप भी कह सकते हो। तो ये जो मतलब या तो रियल अथॉरिटी से रिलेशनशिप आ रही है या अपरेंट अथॉरिटी से आ रही है, और तीसरी है फिडुशियरी रिलेशन से। ये फिडुशियरी रिलेशनशिप का मतलब होता है ऐसी रिलेशनशिप जो कि ट्रस्ट पे बेस्ड होती है। सिंपल इसका एग्जांपल है, या तो आपका सॉलिसिटर और क्लाइंट का हो, सॉलिसिटर और क्लाइंट के बीच का रिलेशन हो, और या डॉक्टर और पेशेंट के बीच का रिलेशन, सॉलिसिटर और क्लाइंट, और या डॉक्टर और पेशेंट के बीच के। ये जो सारे रिलेशन होते हैं ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। आज अगर आपका कोई डॉक्टर है तो उसने जो कह दिया आप उसकी बात को विश्वास कर लेते हो। आज आपका सिंपल है कि आपको उसने मेडिसिन दी है और आपको मेडिसिन नहीं लेनी, लेकिन आपके मन में जब डॉक्टर कहेगा कि नहीं आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, आपकी तबीयत उससे सही होगी, तो उसने क्या किया, आपकी विल जो थी मेडिसिन ना लेने की, उसने उसको डोमिनेट किया। लेकिन उसने अनफेयर एडवांटेज नहीं ली क्योंकि वो दवाई आपको दे रहे हैं। लेकिन यही वो क्या कहता है कि आप अगर अपना इलाज करवाना चाहते हो तो आपको अपना मकान मेरे नाम पे करना पड़ेगा। माना इलाज की कॉस्ट केवल 5 लाख है और आपके मकान की 10 लाख कॉस्ट है, क्योंकि अनफेयर एडवांटेज तो तब होगा ना। आज अगर मकान की कॉस्ट तो है 3 लाख रुपए और डॉक्टर क्लाइंट को कहता है कि आपका 5 लाख रुपए खर्चा आएगा इलाज का, और आप ये मकान मेरे नाम कर दो और फिर आपको कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो क्या ये अनफेयर एडवांटेज है? यहाँ तो डॉक्टर के साथ अनफेयर एडवांटेज होगी कि उसको 2 लाख का घाटा हो गया। लेकिन जनरल प्रिंसिपल क्या हुआ कि मैं सामने वाले की, डॉक्टर ने जब पेशेंट की विल को डोमिनेट किया और डोमिनेट करके उसने अनफेयर एडवांटेज लिए, यहाँ तो उसने 2 लाख का उसको डिस्काउंट दिया है, तो वो अनफेयर एडवांटेज कैसी होगी? तो इसलिए हमें दोनों चीजें देखनी है, हमें डोमिनेट भी करना है सामने वाले की विल को, और विल पे डोमिनेट करने के साथ साथ ये भी देखना है कि उससे व्यक्ति ने अनफेयर एडवांटेज ली है, तो ही सेक्शन 16 के अंदर अंडर इन्फ्लुएंस के थ्रू वो काम आएगा। बताइए, ये क्लियर हुआ आपको ए पॉइंट? यस सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं, कुछ भी डाउट हो पूछ लीजिएगा बीच में। रियल वर्ड भी मैंने आपको बता दिया, अपरेंट भी बता दिया, और फिडुशियरी रिलेशनशिप भी बता दिया। ठीक है, अब आता है सेकंड कंसेप्ट। यहाँ पर देखिए वर्ड और है, मतलब यहाँ पर रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है। और वर्ड में क्या लिखा है? वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी, देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिए, हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। अब अंडू इन्फ्लुएंस के अंदर क्या हुआ कि मेरी उस व्यक्ति के साथ हम ना रियल रिलेशनशिप में हूं, ना फिडुशियरी रिलेशनशिप में हूं, ना अपरेंट अथॉरिटी में, कोई रिलेशन नहीं, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूं और जिसकी मैं कंसेंट ले रहा हूं, वो उसकी व्यक्ति की मेंटल कैपेसिटी अफेक्टेड है,
मतलब वो प्रॉपरली मेंटली साउंड, अब नहीं साउंड तो है, लेकिन अब वो ढंग से रैशनली समझ नहीं पा रहा है चीजों को। और वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, या तो उम्र के कारण, या उसको कोई तबीयत खराब है, इलनेस का ग्राउंड है, और या मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस की वजह से। सिंपल मीन है वही आ जाता है लास्ट में निकल के, कि अगर मेरी मेंटल कैपेसिटी अफेक्टेड है, मुझे नहीं पता है कि मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए सिग्नेचर कर रहा हूँ या मैं कंसेंट दे रहा हूँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और उससे मेरे राइट्स को क्या अफेक्ट होंगे, मेरी क्या ड्यूटीज होंगी, अगर वो मुझे नहीं पता है, और वो मुझे मेरी ज्यादा उम्र के कारण, या मेरी तबीयत खराब रहने के कारण, और या मेंटली और बॉडीली डिस्ट्रेस है, कोई मेंटली या बॉडी मेरी अफेक्टेड है उससे, ऐसे केस में क्या होगा कि माना यह जाएगा कि मेरी जो कंसेंट ली गई है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू ली गई है। लेकिन आप ध्यान रखें, यहां पर भी वर्ड बार बार कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, बार बार वर्ड कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको 16 के साथ एक बार 19 ए पढ़ा दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट हम इसका कंप्लीट कर लेते हैं। Where a person who is in a position to dominate the will of another enters into a contract with him and the transaction appears on the face of it or evidence adduced to be unconcizable, the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of another. आज अगर एक बार मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, और एंटर होने के बाद में ये चीज पता चलती है कि जी सामने वाले व्यक्ति की कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं थी, तो इस बात का बर्डन ऑफ प्रूफ कि ये व्यक्ति ने जो कंसेंट दी है वो फ्री विल से दी है, उसने फ्री कंसेंट दी है, ये उस व्यक्ति के ऊपर आएगा जिसने वो कंसेंट ली है। मतलब अगर मैं आपको फादर और सन के रिलेशन में बताऊं, तो फादर के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि वो इस बात को प्रूव करेगा कि हाँ, जो कंसेंट ली गई थी, मेरे सन ने जो कंसेंट दी थी वो फ्री कंसेंट थी, ना कि उसके ऊपर कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ। ज्यादा देखने के लिए आप सेक्शन 11 अगर देखेंगे, 111 इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो और आपको क्लियर करेगा इस बारे में। ठीक है, सेक्शन 111 के अंदर ये बात बहुत क्लियर कट मेंशन कर रखी है। ठीक है, सेक्शन 111 में ये बात है। अब हमारे सामने अगर ये प्रश्न कभी आ जाता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर होता है जिसने उस व्यक्ति की कंसेंट ली है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो उसने अपनी फ्री कंसेंट नहीं दी है या उसके ऊपर इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज की गई है। तो जो व्यक्ति ने वो कंसेंट ली है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि वो बताएगा कि नहीं जी ये फ्री कंसेंट थी, यहाँ पर कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं किया गया। बताइए, एक सेक्शन 16 आप लोगों को क्लियर हुआ या कोई डाउट है अभी भी? नो। ठीक है, सिंपल क्लियर। अब इसके साथ हम देखिए, जैसे यहाँ पे लाइन लिखी है ना, नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ 111 ऑफ इंडियन एविडेंस। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसके साथ आपको एक इलस्ट्रेशन और बता दूं तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले क्या है, ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, अपॉन बी कमिंग टू द एज obtains by misuse of parental influence a bond from B for a greater amount than the sum due in respect of the advance. A employs undue influence. A ने क्या किया, having advance money to his son B, A ने B को पैसा दिया, A ने B को पैसा दिया, जैसे 1,000 रुपए दिए। ठीक है, A ने B को 1,000 रुपए दिए, और जब B बड़ा हो गया, जब A माइनॉरिटी में था, A तो फादर था और B सन था, तो जब B बड़ा हो गया तो A ने B को बोला कि तुम मुझे 1,000 रुपए वापस नहीं करोगे, अब तुम मुझे 5,000 रुपए वापस करो जो मैंने तुम्हें उधार दी थी। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे 4,000 का फादर ने पेरेंटल इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया। तो यहाँ पर जो इस 5,000 के ऊपर कंसेंट आई है, वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होगी, बल्कि वो कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू एक्सरसाइज करी हुई कंसेंट। ठीक है, इसके बाद यहां तक बड़ा इजी रहता है। इसमें एक जो इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो है डी इलस्ट्रेशन। डी इलस्ट्रेशन देखिए क्या कहता है, ए अप्लाइज टू अ बैंकर फॉर अ लोन एट अ टाइम ऑफ स्टिंजेंसी इन मनी मार्केट। देखिए, ए नाम का एक व्यक्ति है,
वो एक बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता है, उस वक्त करता है जब पैसे का मार्केट में बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट है, बहुत कम मनी मार्केट में फ्लोट कर रहा है, उस टाइम पे वो लोन के लिए अप्लाई करता है। द बैंकर डिक्लाइंस टू मेक द लोन एक्सेप्ट एट अ अनयूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंकर बोलता है कि अगर 9% का इंटरेस्ट रेट पे लोन चल रहा है तो मैं 9% पे नहीं दूंगा, मैं तो 20% इंटरेस्ट रेट पे दूंगा। इंटरेस्टेड हो तो बताओ। ठीक है, ए एक्सेप्ट द लोन ऑन दोस टर्म, ए ने 20% के ऊपर वो एक्सेप्ट कर लिया लोन। दिस इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पर अगर हम सेक्शन 16 को एक बार पढ़ के चलते हैं, तुम्हारे दिमाग में सीधा आता है कि सर यहाँ तो टोटल अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया गया है, उस व्यक्ति ने उस आदमी की स्थिति का गलत फायदा उठाया है और 9% की बजाय उससे 20% इंटरेस्ट दिया है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि नहीं। देखिए, जब भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आज सिंपल सी ये बात है, आज अगर आपने 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा है, आप उसको क्या 5,000 रुपए में बेचना चाहेंगे अगले ही दिन? आप उसको 5 साल अवधि 5,000 में नहीं बेचना चाहेंगे। अगर आपको कहीं किसी से ऑफर 11,000 रुपए का मिल जाता है तो आप 11,000 में बेचेंगे, 5,000 में बेचेंगे? बताइए सर 11। बताइए। बिल्कुल 11,000 बेचे, क्योंकि आपको उसमें प्रॉफिट दिख रहा है। अब आप सामने व्यक्ति को कहोगे कि जी मैं तो 11 में बेचने को रेडी हूं, आपको खरीदना तो आप खरीदो, ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, मैं मेरी चीज का कम प्राइस क्यों लगाऊं? और जबकि मुझे मार्केट में पता है, जैसे आपने इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ा होगा। डिमांड एंड सप्लाई में क्या होता है कि जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट में जिस चीज की कमी है और उसकी डिमांड ज्यादा, तो वो हमेशा हाई प्राइस पे बिकेगी। अब यहाँ पे कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, हमने सामने वाले पर्सन को कंपेल नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तुम्हारी फ्री विल है, तुम चाहो तो लो, हम तो इसी प्राइस के अंदर इस चीज को देंगे। तो जहां पर ये ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन आ जाते हैं, वहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का कंसेप्ट कभी भी अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन ध्यान रखिएगा, आपको कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए किसी स्टोरी के फॉर्म में दिया जा सकता है। जैसे मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया, तो आप ये मत सोचिएगा कि नहीं देखिए तो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हो रहा है। सिंपल बिजनेस ट्रांजेक्शन है, मैं महंगे प्राइस में बेचना चाहता हूँ, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो आप परचेज करें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेक्शन 16 में कोई डाउट है आपको? बताइए कुछ भी। नो सर। ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं सेक्शन 17 फ्रॉड के ऊपर। फ्रॉड का मतलब देखिए क्या होता है, सिंपल हम फ्रॉड का मतलब जानते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ धोखा होना मतलब फ्रॉड है, और अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो छल करना मतलब फ्रॉड करना हो। अब हम आगे इसको समझते हैं। फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो फॉलोइंग एक्ट्स हैं यही फ्रॉड के अंदर आते हैं। ठीक है, और विद हिज कन्वीनियंस बाय एजेंट। इंपॉर्टेंट बात देने वाली ये है कि पार्टी भी एक्ट कर सकती है और उसका एजेंट भी एक्ट कर सकता है। आज अगर किसी प्रिंसिपल एंड एजेंट का जैसे रिलेशन था और एजेंट ने फ्रॉड कमिट किया है, तो माना यही जाएगा कि प्रिंसिपल ने कमिट किया है। आपके टॉर्ट्स के अंदर वाइकेरियस लायबिलिटी का कंसेप्ट है ना, उसी प्रिंसिपल के ऊपर है कि मास्टर विल बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सर्वेंट। तो आज अगर क्योंकि हम यही मानते हैं कि एजेंट प्रिंसिपल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर एजेंट के थ्रू फ्रॉड कमिट किया गया तो माना यही जाएगा कि प्रिंसिपल ने ही उसको कमिट करने के लिए बोला है और पार्टी उसके लिए लायबल है। विद इंटेंट टू डिसीव। देखिए इंटेंट टू डिसीव का मतलब क्या होता है? इंटेंट टू डिसीव का मतलब ये होता है कि जब मेरी इंटेंशन जो है वो सामने वाले पर्सन को धोखा देने की है, मैं उसको डिसीव करना चाहता हूँ, उसको इंजरी कॉज करना चाहता हूँ, उसके राइट्स जो हैं उनको अफेक्ट करना चाहता हूँ, और किसी भी तरीके से मुझे उसको नुकसान पहुंचाना है। डिसीव करना, डिसीव करना मतलब धोखा देना, कुछ भी मेरी गलत इंटेंशन है उसके साथ, उसको प्रॉफिट देना मैं कहीं भी नहीं चाहता हूँ, उसको मैं नुकसान ही देना चाहता हूँ, ये कहलाई जाती है इंटेंशन टू डिसीव, जिसे इंटेंट टू डिसीव कहा जाता है। अनदर पार्टी देयर टू ऑफ हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। या तो मैं ट्रांजेक्शन में उसको डिसीव करना चाह रहा हूँ, और या मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में उसको ये कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, जहां मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए मेरी जो इंटेंशन है वो उसको धोखा पहुंचाने की। अब हम देखते हैं कि किन किन केसेस में फ्रॉड हो सकता है। सबसे पहले आता है द सजेशन ऑफ अ फैक्ट। किसी भी फैक्ट के रिगार्डिंग उसको सजेशन देना, उसको सजेस्ट करना, ऑफ विच
is not true by one who does not believe it to be true. आज मुझे पता है कि मैं अगर आप मेरे से कोई जैसे सिंपल एग्जांपल है, ए बी के पास आया और बी के पास आके ये बोला कि आपकी गाड़ी अगर 25 किलोमीटर का एवरेज देगी तो ही मैं आपकी गाड़ी परचेज करूंगा। अगर आपकी गाड़ी 25 किलोमीटर का एवरेज देगी तो ही मैं आपकी गाड़ी परचेज करूंगा। बी बोलता है हाँ जी मेरी गाड़ी बिल्कुल 25 किलोमीटर का एवरेज देती है, आप आराम से लेकर जाओ और कोई दिक्कत नहीं है। अब बी को इस बारे में पता है कि जिस भी फैक्ट के बारे में उसको मैं बता रहा हूं, रियलिटी ऑफ फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कोई भी फैक्ट ऐसा सजेस्ट करना जो कि आपको खुद मालूम है कि वो फैक्ट सही नहीं है, ऐसे केस में ये माना जाएगा कि आपने उसके साथ फ्रॉड, क्योंकि मैंने उसके साथ धोखा किया है। मुझे पता है कि ये चीज एग्जिस्टेंस में है ही नहीं और मैं उसको कह रहा हूं नहीं एग्जिस्टेंस में है, आप मेरी बात पर विश्वास करो, तो ये कहलाता है फ्रॉड। ठीक है। सेकंड आता है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। ए ने बी को ये बोला कि आप मेरा मकान परचेज कर लो, मेरे मकान में 24 घंटे लाइट आती है, 24 घंटे वहां पर पानी की सुविधा है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ए ने बी को ये बोला, बी ने वो मकान परचेज कर लिया। रियलिटी ये थी कि उस मकान के अंदर, या चलो आप यूं मत लो, आप ऐसे ले लो कि ए के पास एक मकान था जिस मकान का नाम था एक्स। ठीक है। ए ने वो मकान मॉर्गेज किया हुआ था, ठीक है, बैंक के पास वो मॉर्गेज था। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और ये बोला कि ये मकान है आप इसको खरीद लो, और बी ए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है, वो मकान बेच देता है। अब क्या होता है कि वो मकान कायदे से ए तो बेच ही नहीं सकता क्योंकि उस मकान का, वो मकान तो मॉर्गेज है, वो तो बैंक की प्रॉपर्टी है, और ए बी को मकान बेच के चला जाता है, पैसा लेके भाग जाता है। अब बी ने क्या किया, ए ने क्या किया, उस मॉर्गेज की बात को उससे कंसील करके रखा था, जो कि उसको पता था कि ये बात रियलिटी में है और एग्जिस्ट करती है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, जानबूझकर किसी बात को कंसील करना जो कि उसकी नॉलेज में है, वो कहलाया जाता है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको बिजली का जो एग्जांपल दिया था कि मुझे पता है कि ये घर में लाइट नहीं आती है, या इस घर के अंदर क्या बोलते पानी की सुविधा नहीं है, कोई भी सुविधा इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नहीं जी सारी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें हैं। तो इन दोनों मामलों में ये माना जाएगा कि मैंने आपसे ऐसी बात को कंसील किया और जानबूझकर एक्टिवली उसको कंसील किया जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मुझे उसकी नॉलेज है। आज अगर इस बात की नॉलेज मुझे भी नहीं थी कि क्योंकि मेरा घर 10 साल से बंद पड़ा हुआ था, अब 10 साल पहले तो वहां पे पानी की सुविधा अच्छी थी, लेकिन 10 साल के बाद वो बीच में खत्म हो गई। अब मैं तो मान के चला था कि आज भी वहां पे 24 घंटे पानी या लाइट आती होगी, उस केस में नहीं माना जाएगा मैंने फ्रॉड कमिट किया, क्योंकि मुझे खुद ही नॉलेज नहीं। जब मुझे खुद नॉलेज नहीं थी तो फिर वो फ्रॉड कमिट करना नहीं माना जाता। इन दो पॉइंट्स में कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। बताएंगे आयुषी, शिवम, रेणुका, नोट सर। विश्वनाथ। शिवम, फर्स्ट वाला वाला बता दीजिए फिर। फिर बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है, सजेशन एज अ फैक्ट। ये क्या बोलता है, फर्स्ट ये बात बोल रहा है कि जब भी मैं किसी व्यक्ति को ऐसी सजेशन दे रहा हूं, ऐसा फैक्ट के बारे में उसको सजेस्ट कर रहा हूं जिसके बारे में मुझे खुद पता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ए जब बी की कार परचेज करने के लिए आता है, जो कि कार का नाम अगर एक्स है, कार का नाम अगर एक्स है, ए बी को ये बोलता है कि मैं आपकी एक्स कार परचेज करना चाहता हूँ। बी ने बोला ठीक है परचेज कर लो, प्राइस सब डिसाइड हो गई। अब ए बी को ये पूछता है कि आपकी गाड़ी क्या 25 किलोमीटर का एवरेज देती है। बी कहता है कि बिल्कुल मेरी गाड़ी 25 किलोमीटर का एवरेज देती है, आप ले लो, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, गाड़ी कभी भी खराब नहीं होती। उसने 50 अच्छी अच्छी बातें बताई, जबकि उसको ये बात बी को मालूम थी कि मेरी गाड़ी हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकती है, 25 किलोमीटर छोड़ो, ये 2 किलोमीटर का भी एवरेज नहीं दे पाती है। तो यहाँ क्या किया, उस व्यक्ति ने ऐसा फैक्ट सजेस्ट किया जो कि रियलिटी में ट्रू नहीं था। और इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, ए बी के पास जाता है कि मुझे आपकी एक्स नाम की फैक्ट्री है उसको परचेज करनी है। बी बोला ठीक है परचेज कर लो, अमाउंट डिसाइड हो गया। अब ए ने बी से ये पूछा कि आपकी फैक्ट्री कितना, मैं बताऊं कितना, जैसे अगर उसकी इसकी बेडशीट्स की फैक्ट्री थी कि आपके यहाँ पे कितनी बेडशीट पर डे पे बनती है। तो मैंने बोला जी मेरे यहाँ पर, बी ने बोला कि मेरे यहाँ पे 500 बेडशीट्स पर डे बनती है, जबकि रियलिटी क्या थी कि वहां पर केवल 100 बेडशीट्स ही बनती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने
ऐसे फैक्ट के बारे में उस व्यक्ति को सजेस्ट किया जिसके बारे में मुझे खुद पता था कि वो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। बी को ये बात खुद मालूम थी कि जो मैं बात कर रहा हूँ 500 बेडशीट्स वहां पे पर डे बनती है, रियलिटी में ऐसा नहीं है, वहां पर केवल 100 बेडशीट्स ही बनती है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको ऐसा फैक्ट सजेस्ट किया जिसके बारे में मुझे खुद मालूम है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब क्लियर हुआ शिवम? सर तो फिर Yes, ए sir. और बी में सर डिफरेंस क्या है? मुझे उम्मीद थी आपका ये क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए फर्क क्या है कि यहाँ पर तो फैक्ट के बारे में सजेस्ट करना और यहाँ पर मैं उसको कंसील करके बैठा हूँ। मॉर्गेज वाली जो बात थी वो मैंने आपसे झूठ रखी, मैंने आपसे वो बात, मॉर्गेज वाली बात छुपा के रखी, मैंने वो कंसील करके रखी आपसे। या मैं ये बोलूं कि जो 24 आवर्स पे वाली पानी वाली बात थी, कायदे से वो पानी वहां पे आता ही नहीं था, लेकिन आपने जब मुझसे पूछा कि जी पानी वहां पे आता है, कहा हाँ जी 24 घंटे पानी आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब किसी भी बात को आपसे छुपाया जाता है, जैसे मॉर्गेज वाली, ये पानी वाला आप छोड़ दो, कंफ्यूज हो गए इसमें, जब मॉर्गेज वाली बात को आपसे छुपाया जा रहा है जो कि बतानी चाहिए, क्योंकि अगर ये मॉर्गेज वाली बात ए बी ए को बता देगा तो ए फिर वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा। मॉर्गेज वाली प्रॉपर्टी कौन परचेज करेगा जब वो मालिक ही वो खुद उस प्रॉपर्टी का नहीं है। तो जब भी ऐसी किसी बात को छुपाया जाता है जिस बात का बताना जरूरी होता है, तो वो कहलाता है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। देखो इसमें इलस्ट्रेशन भी और होंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। नहीं, उसके रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन भी। तो जहां पर भी मैं और आपको और इसका एग्जांपल देता हूं, रुको देखो, जहां पर भी एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, जैसे हाँ आप मेरे पास आए, मैं और आपको एग्जांपल देता हूं। आप मेरे पास आए और आपने मुझे, रुकिए ए और बी है, ए बी के पास आया और ये बोला कि जी मुझे आप ब्रांड न्यू कार दिखाइए, ब्रांड न्यू कार दिखाइए। बी ए को एक एक्स नाम की कार दिखाता है जो कि उसको पता है कि वो गाड़ी एक्सीडेंटल है, मतलब सेकेंड हैंड कार है, वो गाड़ी एक्सीडेंटल है, लेकिन एक्सीडेंटल कार है। और ये चीज कायदे से बी ए को बताता, क्योंकि अगर आप जब कोई भी सामान किसी को बेचते हो तो उसके अंदर आपको उस चीजों के बारे में सारी जानकारी सामने वाले व्यक्ति को देनी चाहिए। ये एक आपका सेल ट्रेड का, ये एक सेल का एक कंसेप्ट है कि अगर कोई भी आप, जैसे अगर आप ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को भी पढ़ोगे तो उसके अंदर सेक्शन 55 के अंदर जहां राइट्स एंड ड्यूटीज बताई गई है, तो राइट्स एंड ड्यूटी के बारे में साफ ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई भी आपके प्रोडक्ट के अंदर दिक्कत है तो उस चीज बारे में बताओ। तो जब ए बी के पास कार परचेज करने के लिए आया और बोला फर्स्ट हैंड मुझे कार चाहिए, और बी ने उसको एक्सीडेंटल कार दे दी, जो कायदे से बी को ये बात ए को बतानी चाहिए कि जो कार मैं आपको दे रहा हूँ वो एक्सीडेंटल है, ऐसे केस में मैंने उस एक्सीडेंट वाली बात को कंसील करके रखा, तो मैंने एक तरीके से आपके साथ फ्रॉड कमिट। लेकिन फिर वही बात बता रहा हूँ, फ्रॉड तभी होगा जब मेरी नॉलेज में उस बात का होना जरूरी है। अगर मुझे पता ही नहीं है, मैं उस दुकान का मालिक हूँ, मेरे पास हजारों गाड़ियां आती है, मुझे नहीं पता कि गाड़ी वो एक्सीडेंटल थी या नहीं थी, तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पता था और फिर मैंने वो एक्सीडेंटल वाली बात डिस्क्लोज नहीं करी, तो माना यह जाएगा कि आपका, मैंने उसके साथ फ्रॉड कमिट किया। अब क्लियर हुआ? और यहाँ पर जो विशाखा बात आती है, यहाँ पर तो मैंने आपको कोई फैक्ट सजेस्ट किया जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, यहाँ पर मैंने आपसे कोई बात छुपाई है। वहां पर सजेस्ट करने वाले में इश्यू अलग आ जाता है, वहां मैंने आपको बोल दिया कि 24 घंटे पानी आता है, जबकि मुझे पता है वहां पे पानी नहीं आता है। यहाँ पर गाड़ी एक्सीडेंटल है, लेकिन वो बात मैंने आपसे छुपा दी जो कि मुझे आपको बतानी चाहिए। अब क्लियर हुआ विशाखा? यस सर। क्लियर है? रेणुका कोई डाउट? यस नो सर। आयुषी? नो सर। वेरी गुड। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? अ प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इट। ए ने बी के साथ एक ऐसा प्रॉमिस किया जो कि वो कभी खुद भी इंटेंशन नहीं थी उसकी परफॉर्म करने की। ए ने बी को ये बोला कि मेरे पास डायमंड्स हैं और मुझे डायमंड्स बेचने हैं। ए ने बी को ये बोला कि मेरे पास डायमंड्स है और मुझे डायमंड्स बेचने हैं। बी ने बोला कि डायमंड्स की कॉस्ट बताओ। ए ने बोला कि मेरे डायमंड फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए के हैं, मैं 10 लाख के अंदर अपने डायमंड्स को सेल करने को रेडी। बी ने बोला ठीक है, डील डन, मैं 10 लाख में आपके डायमंड्स खरीदने को रेडी। अब ए की इंटेंशन कभी भी डायमंड्स को सेल करने की थी ही नहीं।
उसका काम था केवल 20 से 10 लाख रुपए लेना और फिर पैसे लेके भाग जाना। तो यहाँ पर ए ने एक ऐसा प्रॉमिस किया जिसको कभी भी परफॉर्म करने की उसकी इंटेंशन नहीं थी। तो क्या कहा जाएगा कि ए ने बी के साथ फ्रॉड कमिट किया। ऐसा कोई भी प्रॉमिस करना, डायमंड की जगह अगर लैंड होती या कोई भी कार होती, कोई भी वादा करना और फिर उस वादे को ना निभाना कहलाता है प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। चौथा आता है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। इन तीनों के अलावा कोई भी ऐसा एक्ट जहां पर मैं सामने वाले व्यक्ति को धोखा देना चाहता हूं, उसको छल में डालना चाहता हूं, तो वो सब चीजें आएंगी फ्रॉड के अंदर। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। अब फ्रॉडुलेंट के बारे में हमें क्या फ्रॉडुलेंट होता है नहीं होता ये आपको आईपीसी के अंदर डेफिनेशन में लिखा हुआ है। किसको याद है आईपीसी के कहां में फ्रॉडुलेंट वर्ड को डिफाइन कर रखा है? याद है किसी को? 25 25 26 मतलब उसमें ही 25 नहीं है, 24 में डिसऑनेस्टली है, 25 में फ्रॉडुलेंटली है। अब हाँ फ्रॉडुलेंट जब आप dishonest। हाँ, और 26 में रीजन टू बिलीव है। तो 25 के अंदर आईपीसी के अंदर ये बात लिखी हुई है कि फ्रॉडुलेंटली मतलब होता है एनी एक्ट टू डिसीव। तो ये उसी रेफरेंस के अंदर है कि अगर कोई भी एक्ट, मतलब सबसे पहले तो ये 3 एक्ट आ गए, उसके बाद कोई और एक्ट डिसीव करने के, और उसके बाद भी अगर कोई एक्ट और ओमिशन को फ्रॉडुलेंटली डिक्लेयर कर रखा है किसी और लॉ के द्वारा भी, तो भी अगर वो किया जाता है तो सेक्शन 17 की डेफिनेशन के अंदर ही वो आएगा। बताइए ये 5 पॉइंट आपको क्लियर हो गए? सर फ्रॉड के केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा? फ्रॉड के केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पे रहेगा। अच्छा, जो क्लेम करेगा उसके ऊपर। अभी हम पढ़ेंगे उसको। इसका आपका और आपका जो आंसर है वो बेटर हमें सेक्शन 19 में मिलेगा। एक बार 19 तक मुझे पहुंचने दो, 19 में आपका मैं और बेटर तरीके से इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो हम सेक्शन 19 को और इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक बार। अभी हम फटाफट अगर 19 पे आज पहुंच जाते हैं तो आपका सारा कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप 17 में कोई बात एक्सप्लेनेशन से पहले पहले अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो मुझे बताइए। 17 में विशाखा क्या क्वेश्चन पूछ रही थी? नहीं सर मैंने अच्छा, फ्रॉडुलेंटली हम डिस्कस कर रहे थे सर सेक्शन। आयुषी पूछा था। हाँ आयुषी, सॉरी क्या सवाल पूछे थे आयुषी, आप बताइए। सर बर्डन ऑफ प्रूफ पूछा था मैंने फ्रॉड के केस में। हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ जो फ्रॉड के केस में रहेगा वो सेक्शन 19 में हम और पढ़ेंगे। एक्चुअली बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट होता रहता है। एक्चुअली अभी तक आपने थोड़ा सा एविडेंस एक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा नहीं है, अपने अभी उसको 19 के साथ थोड़ा डील करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा। लेकिन जनरली हम जो पढ़ते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा जो फैक्ट को असर्ट करता है हमेशा उसी को बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। अगर आप एविडेंस एक्ट का सेक्शन 101 या 102 को पढ़ोगे तो उसके अंदर ये बात क्लियर कट लिखी हुई है कि जो भी फैक्ट को असर्ट करेगा उसी को प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन 19 के अंदर कुछ सिचुएशंस बताई गई है। मैं उस सिचुएशन आपको, क्योंकि 19 है वो 15, 17 और 18 तीनों को क्लब करके, तो पहले मैं एक बार तीनों आपको समझा दूं, फिर 19 एक साथ हम ले लेंगे तो आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बीओपी के अलावा कोई और डाउट हो 1 से 5 में जो ना समझ में आया हो तो मुझे बताइए। कुछ भी अगर क्लियर ना हुआ हो तो आपको बताइए। क्लियर है सारी बातें? यस सर। सर Yes, सर sir. सबसेक्शन सर सबसेक्शन 3 के अंडर अगर कोई एक्ट हुआ है तो सर वो आईपीसी की कौन से सेक्शन से पनिशमेंट होगी सर उसकी? ये प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन चीटिंग में आ जाएगा ना, 415 में। ओके सर, ओके। ठीक है, बाकी ये अभी तो हम इसको सिविल के उसमें पढ़ रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो वैसे भी सिविल के उसमें चलता है। ठीक है, बाकी इसका और अगर फ्रॉड का जो भी केस होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो मैटर होता है वो हमेशा सिविल सूट के अंदर आता है आपके, उसके लिए हमेशा सिविल सूट फाइल होता है। हाँ, अगर जैसे ये फॉर्जरी और ये होता है तो ये सीआरपीसी आईपीसी के आपको 463 464 में आ जाता है। अब वो एक्ट का ट्रांजैक्शन क्या था, नेचर ऑफ ऑफेंस सिविल में आ रहा है या क्रिमिनल के अंदर आ रहा है वो हम देखते हैं। लेकिन जनरल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अगर वो है तो उसका हमेशा सिविल केस ही फाइल होगा, ये ध्यान रखना।
सिविल केस ही होगा जो जनरली कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जैसे मैंने आपको सिंपल दिया, क्योंकि चीटिंग के अंदर वो थोड़ा से अलग ऑफेंसेस आ जाता है और वो क्रिमिनल नेचर के अंदर है, तो उसमें बहुत सारी चीजें और भी आती है। अभी हम जनरली कंसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़े, तो जब कंसेंट आपकी झूठ बोलकर आपसे ली है या कंसेंट आपकी इस कंडीशन पे ली है कि हम आपका ये प्रॉमिस पूरा कर देंगे, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपकी फ्री कंसेंट ना लेकर, वो जो फ्री कंसेंट नहीं ली है, वो थ्रू फ्रॉड आपकी कंसेंट ली गई है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये पांचों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, मुझे ये बताइए आप, यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो कि इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर आती है, वो क्या है? mere silence as to the facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person keeping the silence to speak or unless his silence is equivalent to speech. इन 3 लाइन का अगर मैं आपको मतलब जनरल बताऊं तो उसका जनरल मतलब ये है कि अगर आप साइलेंट हो, आपने किसी बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ये माना जाएगा कि आप फ्रॉड की डेफिनेशन के अंदर नहीं आओ। अब देखो 2 क्वेश्चंस मैं आपको इसके साथ में रखता हूं, आप खुद मुझे बताएंगे, आंसर देखिएगा। जो ये एक्सप्लेनेशन क्लॉज बोल रहा है वो आप अपने आप मुझे खुद बताओगे भी। देखिए, ए ने बी को ये बोला कि मैं आपकी कार परचेज करना चाहता हूं। ए ने बी को ये बोला कि मैं आपकी कार परचेज करना चाहता हूं। बी को ये बात पता है कि उसकी कार पिछले 10 साल से खराब पड़ी हुई है, और ठीक है, ये बी को बात पता है। ए ने बी को बोला कि मैं आपकी कार परचेज करना चाहता हूँ। बी ने ये बोला ठीक है परचेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस कि मैं तो इसको 10 लाख में बेचूंगा। ए ने बोला ठीक है, मैं गाड़ी परचेज करने को 10 लाख में, सॉरी इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, जनरल ट्रांजैक्शन हो रहा है। ए ने बी को ये बोला कि मैं आपकी कार परचेज करना चाहता हूँ, आपकी गाड़ी ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। और बी ने कुछ नहीं बोला। ए ने बी को ये बोला कि मैं आपकी कार परचेज करना चाहता हूँ, आपकी गाड़ी ठीक तो है। बी ने उस बारे में कुछ नहीं बोला और वो चुप रहा। पहला केस तो था ये। दूसरा केस था ए ने बी को ये बोला कि मैं आपकी कार परचेज करना चाहता हूं, और अगर आप कुछ भी नहीं बोलोगे तो मैं मान लूंगा कि आपकी गाड़ी सही कंडीशन में और उसको परचेज किया जा सकता है। अब ये देखिए 2 केसेस हुए। अब आप मुझे बताइए अपनी कॉमन सेंस यूज करके कि पहला केस और दूसरे केस में मेरा बोलना ना बोलना कब बोलने के बराबर था, पहले केस में या दूसरे केस में? सर दूसरे केस में। दूसरे केस में सर। वेरी गुड, दूसरे केस में बोलने के हमारे था, क्योंकि पहले केस में देखिए एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल होता है, अगर आपको आइडिया हो, केविएट एम्प्टर, याद है आपको प्रिंसिपल? यस सर। लेट द बायर बी, बिल्कुल, लेट द बायर बी अवेयर कि आपकी ड्यूटी है जब भी बायर उसको परचेज करने आ रहा है कि आप उसको अपने हिसाब से ढंग से देख लो एक बार। अगर कोई ऐसा डिफेक्ट है जो कि आपके देखने में नहीं आता है फिर तो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसा डिफेक्ट है जो कि आपकी नजर में ही वो सबसे पहले आ रहा है और उसके बाद आप उसको परचेज कर रहे हो, तो उसमें फिर बायर लायबल, सेलर लायबल नहीं होता है। अब जब ए ने बी के सामने गाड़ी रख दी थी और जब वो गाड़ी परचेज करने जा रहा था, तो ए की ड्यूटी थी कि वो गाड़ी को ढंग से पहले चेक कर ले, उसके बाद परचेज करे, और बी के ऊपर उसने बोला तो बी का चुप रहना कोई उसके बोलने के बराबर नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी चीज की कमियां कौन बताएगा। बहुत सिंपल सा केस है। तो बी उस केस के अंदर चुप रहा तो वो फ्रॉड की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। लेकिन सेकंड केस में ए ने बी के ऊपर एक ड्यूटी लगा दी कि अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं ऑटोमेटिकली मान लूंगा कि आप ये जो आपका कार है वो प्रॉपर कंडीशन में उसको परचेज किया जा सकता है। तो सेकंड केस में क्या हो जाता है कि बी की ड्यूटी टू स्पीक हो जाती है और इसका साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। जब साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच हो जाता है उस केस में आपका चुप रहना भी फ्रॉड के बराबर ही माना जाएगा।
तो अब अगर बी वाले केस में, सेकंड वाले केस में अगर बी चुप रहता है और जो वो गाड़ी है वो प्रॉपर कंडीशन में नहीं थी, तो ए बी के खिलाफ फ्रॉड का सूट फाइल कर सकता है, या ए बी की जो कंसेंट ली है वो थ्रू फ्रॉड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की क्या कंडीशन होगी वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये टोटल ए के साथ फ्रॉड कमिट किया है। पहला केस आपको समझ में आया कि जहां पर साइलेंट रहना अपने आप में बोलने के बराबर है? बताइए। यस सर। अब इसके Yes, sir. बाद इसके बाद दूसरा जो केस आता है, दूसरा केस आता है ड्यूटी टू स्पीक। ये ड्यूटी टू स्पीक का मतलब क्या है? ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, ये इसका तो पढ़ लिया। ये ड्यूटी टू स्पीक क्या कंसेप्ट है? अब आप देखिए, एक कार है, ठीक है, कार के ब्रेक फेल है, ठीक है, कार के ब्रेक फेल है और वो कार ए की है, ठीक है। अब ए के पास दो व्यक्ति आते हैं, ध्यान से केस को सुनिएगा। ए के पास दो व्यक्ति आते हैं, एक तो आता है बी नाम का एक व्यक्ति जिसको ए बिल्कुल भी नहीं जानता है, और एक आता है ए का सन। बी ए के पास आता है और बोलता है कि मुझे कार चाहिए और मुझे अर्जेंटली जाना है, कार चाहिए मुझे अर्जेंटली जाना है, आप अपनी कार मुझे दे दो। पहला केस तो है ये। दूसरा केस है कि ए का सन ए के पास आता है और बोलता ये है कि मुझे कार चाहिए, आप चाहिए और मुझे फटाफट कहीं जाना है। अब आप मुझे बताओ कि ए की ड्यूटी कहां पर ज्यादा है इस बारे में बताना कि कार के ब्रेक फेल है, अगर आप कार लेके जाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, पहले केस में या दूसरे केस में? सर दोनों में। दोनों में ही सर। वैसे तो जनरल दोनों के अंदर है, लेकिन फिर प्रिंसिपल वही आ जाता है केविएट एम्प्टर वाला, कि आप जब किसी की चीज लेके जा रहे हो, वो आप फ्रॉड के केस में मत कंसिडर करो, वो हम उसको अलग उसमें लेंगे कि वहां पे क्या इंजरी हुई है। लेकिन इस केस में देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर ए का चुप रहना, बी के लिए यहाँ पर चुप रहने के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर बोलने के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम साइलेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब सन वाला जो केस था, सन वाला जो केस था, वो केस में डायरेक्टली ए को ये बात बतानी जरूरी थी कि बेटा तुम गाड़ी मत लेके जाओ, इस गाड़ी के ब्रेक खराब है। वहां पर उस केस में ए का चुप रहना ए की ड्यूटी थी कि वो बताए, लेकिन बी के केस के अंदर उसकी ड्यूटी नहीं थी। आप कार लेके जा रहे हो, आप अपने आप रिस्क पे लेके जा रहे हो। यही चीज जो है, मतलब हम अभी आप फ्रॉड के उसमें चलिए, अभी आप इसको और किसी से रिलेट मत करें। अगर हम इसका इलस्ट्रेशन देखें तो इलस्ट्रेशन आप देखिए ध्यान से क्या लिखा है। A sells by a auction to B a horse which A knows to be unsound. A B को एक हॉर्स सेल करता है जिसके बारे में A को पता है कि वो घोड़ा अनसाउंड माइंड का है। A says nothing to be about the horse unsoundness. This is not fraud of it. क्योंकि यहाँ पर क्या आया? केविएट वाला प्रिंसिपल। जब एक घोड़ा एक सेल करने जा रहा है ऑक्शन के अंदर और उसने घोड़ा ऑक्शन के अंदर खड़ा कर दिया, तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि ये ड्यूटी बायर की है कि वो सारी चीजों को चेक करे कि क्या वो जो घोड़ा परचेज कर रहा है वो सही है या खराब है। हर चीज सेलर नहीं बताएगा, बायर की ड्यूटी है कि वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहे, और यहाँ पर बायर अवेयर नहीं होता है। पहला केस। दूसरा, अब सेकंड केस है। हाँ बोलिए सर, एक डाउट था इसको लेके कि सर जो जो बायर रहेगा वो घोड़े को देख के ये तो नहीं बता सकता कि अनसाउंड है, तो सर यहाँ पे एक ही ड्यूटी तो बनती है ना, नहीं तो सर यहाँ पे कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट आ जाएगा। नहीं, यहाँ पर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के बारे में जो चीज, अभी आप आगे पढ़ो, दूसरा इलस्ट्रेशन पढ़ो, अभी आपका क्लियर होगा डाउट। दूसरा पढ़ो, दूसरा क्या कहता है? बी इज एज डॉटर, बी इज एज डॉटर एंड हैज जस्ट कम टू एज, बी इज एज डॉटर एंड हैज जस्ट कम टू एज, here the relation between the party would make it A's duty to tell B if the horse is unsound. अब यहाँ पर जब डॉटर का रिलेशन आ गया है, यहाँ पर जब डॉटर का रिलेशन आ गया है, तो बी की ड्यूटी है कि वो अपनी डॉटर, ए की ड्यूटी है कि वो अपनी डॉटर बी को बताए कि आप जिस हॉर्स को राइड करना की सोच रहे हो वो हॉर्स कायदे से अनसाउंड माइंड का है, तो यहाँ पर उसकी ड्यूटी आ जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब आप डी वाला पढ़िए शिवम, आपका क्लियर हो जाएगा। ए एंड बी आर ट्रेडर्स, ए एंड बी बीइंग ट्रेडर्स एंटर अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। ए हैज अ प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस। चलिए मैं आपके
एग्जाम्पल को डायरेक्टली लेते हैं, ठीक है। इस वाले एक ड्यूटी जहां पर ये साइलेंस वाला है, वहां पे आप दो चीजें रखना कि जहां पर मेरा बोलना चुप रहने के, जहां मेरा चुप रहना बोलने के बराबर है, वहां मैं फ्रॉड कमिट कर दूंगा अगर मैं नहीं बोलता हूँ। और जहां मेरी ड्यूटी टू स्पीक है, जहां रिलेशन मेरे बोलने के हैं, जैसे बेटी की जब बात आती है तो बी की ड्यूटी, ए की ड्यूटी है कि अपनी बेटी को बताए कि जिस हॉर्स को आप राइड करना चाह रहे हो वो हॉर्स सही नहीं है, तो यहाँ ड्यूटी है। लेकिन अगर वही जब घोड़ा ऑक्शन के अंदर जाता है, तो ये माना ये जाता है, प्रिंसिपल देखिए ये है। आप एक तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि लॉ जो है उसको कभी कॉमन सेंस से डील मत करना। लीगल प्रिंसिपल, देखिए एक्चुअली क्या होता है, आपकी जो कॉमन सेंस है वो शायद दूसरे आम व्यक्ति की कॉमन सेंस ना हो, तो हम जनरल सेंस के अकॉर्डिंग लॉज को बनाते हैं। हमने जब ये प्रिंसिपल बनाया कि बायर को हमने अवेयर कर दिया कि आप अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो और आप सारी चीजों के बारे में पहले जानकारी लो और उसके बाद आप उसको परचेस करो। आज जो आप हॉर्स के लिए रिलेशन बता रहे हो वो सेम टू सेम चीज एक ये आ जाती है कि आप जैसे आज कुछ भी आर्टिकल परचेज करने के लिए जाते हो, आप आर्टिकल परचेज करने के लिए जाते हो और उस आर्टिकल पे सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, सारी, जैसे आज सिंपल है, आपने एयर टिकट ली, ठीक है, एयर टिकट ली, एयर टिकट पे लिखा हुआ था, एयर टिकट पे ये बात लिखी हुई थी कि ये टिकट नॉन रिफंडेबल है, ये टिकट नॉन रिफंडेबल है, ये चीज के बारे में लिखा हुआ था। अब आप जाके वो एयर टिकट आप लेते हो और किसी कारण से आप उस दिन जा नहीं पाते हो और आप कहते हो मेरा पैसा वापस करो, तो वो सिंपल ये कहा जाएगा कि जो आप टिकट लेकर गए हैं वो नॉन रिफंडेबल टिकट थी। अब आप कहने लग जाए नहीं जी इस बारे में आपने तो मुझे बताया नहीं। तो हर चीज बताने के लिए आपको जब एक चीज रिटर्न के अंदर दे दी, हाँ, अगर वो चीज रिटर्न के अंदर मेंशन नहीं थी, फिर अब शिवम आपका क्वेश्चन आ जाता है, अगर वो चीज रिटर्न के अंदर मेंशन नहीं थी और उसके बारे में आपको बताया भी नहीं गया, उस केस में आप फ्रॉड का मामला लेकर आ सकते हैं। तब आपको एक्टिव कंसील किया गया है, तब आपको फ्रॉड का आ जाता है। लेकिन जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है, बाकी इट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन ये मैटर करता है। जहां पर आप हॉर्स के परचेज करने का, आपका हर मंथली आप हॉर्स परचेज करते हो, आपका स्टड फार्म है, आप हॉर्स रेस के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो व्यक्ति 100 घोड़े 1000 घोड़े अब तक खरीद चुका है तो वो इस चीज के बारे में जानकारी तो लेगा। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न बोला जाता है, वहां पे आप जाके हॉर्स जो बायर है उसको आप जाके बोलते हो कि मैं आपसे हॉर्स परचेज करना चाहता हूँ, क्या ये हॉर्स साउंड माइंड का है, वो कुछ नहीं कहता है, तो इट इज योर ड्यूटी कि आप उसको चेक करो, क्योंकि उसने घोड़ा आपके सामने लाके रख दिया। अब आप उसके बारे में किसी आप जैसे हम कभी हम गाड़ी सेकेंड हैंड जब परचेज करने जाते हैं तो क्या होता है कि आपको जो भी वो अथॉरिटी होती है, मतलब जो भी ये रीसेल वाले जो भी लोग होते हैं, वो एक आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि ये गाड़ी हमारे अकॉर्डिंग सही है, ये गाड़ी हमारे, कभी अगर आप सेकंड हैंड कार परचेज करेंगे तो वहां पर जो कार का ओनर होता है या जो वो सेकंड हैंड कार्स आपको देते हैं वो एक सर्टिफिकेट देते हैं या वो एक रिटर्न में देते हैं कि ये गाड़ी हमारे यहाँ से तो सही जा रही है और हमारे जब गाड़ी थी तो इस गाड़ी के अंदर ये सारी सारी चीजें थी और ये चेक हो गई है और चेक होने के बाद आप उसके ऊपर साइन कर देते हो। तो आपको इस बारे में बता दिया गया कि इस गाड़ी के अंदर ये है। लेकिन अगर वो नहीं बताया गया तो ये आपकी ड्यूटी मानी जाती है। हमेशा ध्यान रखना, कंज्यूमर एक्ट का प्रिंसिपल है कि आप जब भी किसी चीज को परचेज कर रहे हो तो आप उसके बारे में आपको सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए। जो ये प्रिंसिपल बनाया गया केविएट एम्प्टर का, वो इसी बनाया कि बायर अपने राइट्स के बारे में हमेशा अवेयर रहे। अब यहाँ पर अगर हम कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो अगर ऐसे फैक्ट को कंसील किया गया है जिसके बारे में आपको नॉलेज थी, मतलब अगर हम ए और बी की बात करें और अगर हम मकान के बारे में बात करें तो मुझे पता था कि ये मकान मॉर्गेज है। मैं थोड़ा आपको डीप के अंदर लेके जा रहा हूं, आप इस कंसेप्ट को समझना शिवम। आज बी को पता था कि मकान मॉर्गेज है, लेकिन ए को इस बारे में नॉलेज नहीं थी। ए बायर था और बी सेलर था। तो अब क्या होता है कि इस बारे में हम केस टू केस मैटर करता है। अगर ए एक ऐसा व्यक्ति था जो कि प्रॉपर्टी के अंदर डील करता था, एक ऐसा व्यक्ति था जो कि प्रॉपर्टी के अंदर डील करता था, जो कि उस जगह में पिछले 30 साल से रह रहा था, तो ऐसी सिचुएशन में माना जाएगा कि उसकी ड्यूटी कि वो चेक करे कि ये ट्रांजेक्शन जो है
इसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है या नहीं है। लेकिन अगर वही ए ऐसा व्यक्ति है जो कि फॉरेन के अंदर रहता है और फॉरेन के अंदर इस बात का चलन है कि अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है, अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है तो उसके बारे में बताया जाता है। तो ये केस टू केस मैटर करता है। अगर फैक्ट्स ये बताते हैं कि बायर को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए थी तो फ्रॉड का मैटर नहीं बनता है। लेकिन अगर ये माना जाता है कि ट्रांजैक्शन ऐसा था कि ए को ये बिलीव करना पड़ा और या बी ने ए को इस बात का बिलीव करवा दिया, और या कि ए को इस बात का पहले से पता था कि ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है और इस बात की उसको श्योरिटी थी, उसके बाद फिर जब इसने परचेज किया और फिर पता चला कि नहीं बी ने तो ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवा रखी है, ऐसे केस में माना जाएगा कि बी ने फ्रॉड किया। तो यहाँ हम ये चेक करना कि जो फैक्ट्स को कंसील करके हम केवल देखिए, केवल हम एक शब्द को पढ़ के कंक्लूजन में नहीं आ सकते। ये फैक्ट्स, ये प्रिंसिपल आपको इसलिए बताए गए हैं कि आप केसेस के ऊपर इनको अप्लाई करें, और हर केस के अंदर इस प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो आपका डिफरेंट आंसर आएगा। तो आपको असेंस समझना है। फ्रॉड का असेंस है धोखा देने का, लेकिन धोखा देने के साथ साथ हमें इस चीज को भी समझना है कि सामने वाला व्यक्ति भी इस बात के बारे में अवेयर हो। जैसे आज हम मार्केट में जाते हैं, बहुत सिंपल सा केस है। आज हम मार्केट में जाते हैं, जैसे हम कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट या ऐसा कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं। आज अगर किसी मोबाइल की कॉस्ट वैसे 50,000 है और आपको वही मोबाइल अगर 5,000 रुपए में मिल रहा है, और तो इस बात का एक थोड़ा सा आपके दिमाग में शक आएगा कि 5,000 रुपए की 50,000 की चीज मुझे 5,000 में कैसे मिल रही है। इट मीन्स या तो इस चीज के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है, और या ये चीज 50,000 वाली चीज नहीं है। और अब आप उस चीज को परचेज करके ले आते हो और फिर आप कहते हो कि जी मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड क्या हुआ है, ये तो आपको खुद बात कोर्ट में जब आप जाओगे तो डिफेंडेंट ये बात रखेगा कि जी ये तो खुद सोचने की बात है कि 50,000 की चीज 5,000 में ओरिजिनल कैसे दे सकता हूँ। ये तो बायर को खुद देखना चाहिए। तो यही कंसेप्ट आता है केवियट एम्प्टर का। तो ये जो प्रिंसिपल्स लगाए गए हैं ये केस टू केस डिफर करते हैं। ये हर जगह मतलब मैं ऐसा नहीं है कि केस मेरे सामने फैक्ट्स आए और मैंने उसके अंदर इस प्रिंसिपल को लगा दिया। आप पहले देखिए कि उसके अंदर, अब मैं जैसे आपको एग्जांपल दिया, अब अगर कोई आदमी 1,000 घोड़े परचेज कर चुका है तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जब वो घोड़ा परचेज करने जा रहा है तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट तो वो मांगेगा, और मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में वो मांगे उसको, और साथ ही वो क्वेश्चन अगर पूछता है तो वो इस तरीके से क्वेश्चन को पूछे कि जी मैं आपकी गारंटी पे इसको ले रहा हूँ, आप अगर कुछ नहीं बोल रहे हो तो मैं मान रहा हूं कि ये साउंड माइंड का है, और उसमें अगर वो नहीं बोलता है तो फिर आपका फ्रॉड हो गया। लेकिन अगर आप कहते हो कि साउंड माइंड का तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है कि घोड़े में, और वो कुछ नहीं बोलता है, तो इट मींस उसने फ्रॉड नहीं कमिट किया। अब क्लियर हुआ शिवम? यस सर। नहीं हुआ तो अपने फिर एक बार इसको कल फिर डील कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रखना, और ये सारे लॉज आपको पढ़ते हुए ध्यान रखना है कि डायरेक्ट जो लॉ बनाया गया है ना, उसको आपको अपनी कॉमन सेंस के साथ कभी मत यूज करना। लॉ को आपको अप्लाई करना है, और फिर अप्लाई करने के बाद देखना है कि क्या फैक्ट्स और लॉ आपस में रिलेट कर रहे हैं। अगर वो रिलेट कर रहे हैं तो आपने लॉ सही अप्लाई किया है। अब मैंने आपको दो पर्सन का डिफरेंस बता दिया ना, एक तो फर्स्ट टाइम हॉर्स परचेज कर रहा है तो उसका माइंडसेट अलग होगा, एक जो 1,000 हॉर्सेस परचेज कर चुका है तो उससे एक्सपेक्ट ये किया जाएगा कि उसको सारी चीजें मालूम हो। अब क्लियर हो गया? यस। ठीक है विशाखा, आयुषी, रेणुका, यस यस सर। सर क्लियर है। यस तो सर। हम एक बार, आज हमारा 17 तक कंप्लीट हो गया, और कल हम 18 से लेते हैं, फिर हम 19 और वो जो वाला पार्ट है वो भी हम कवर करने की कोशिश इसको 18 से, कल हम होगा तो मिस्टेक भी हम कवर अप कर देंगे।